साल 2010 में राजीव दीक्षित की एक रहस्यमय तरीके से मौत होती है। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, पर जब बाद में उनकी डेड बॉडी को देखा गया तो किसी हार्ट अटैक से ज्यादा एक फुल प्रूफ प्लान मर्डर की ओर संकेत जा रहा था, जिसकी लपेटे में आ गए बाबा रामदेव। क्या है पूरी घटना, क्यों राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा, और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में। ले जा भाई। एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो नहीं तो मरने का इंतजार करो। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है। दिसंबर 1984 में भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी थी, जिसके पेस्टिसाइड प्लांट में 3 दिसंबर की आधी रात को एक टॉक्सिक गैस MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट लीक होने लगा, और देखते ही देखते ये जहर भोपाल के ज्यादातर इलाकों में फैल गया, जिसके कारण एक रात के अंदर ही भोपाल का एक बहुत बड़ा एरिया मानो कब्रिस्तान में बदल गया। 15-20 हजार लोग बस ऐसे ही मर गए जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। ये वर्ड सुनने में बहुत खराब लग रहा होगा, पर रियलिटी यही है। और जो लोग बच गए, जो थोड़ी ही मात्रा में इस गैस को सूंघा हो, विकलांग हो गई या दूसरी किसी तरह की बीमारी हो गई। बताया जाता है कि तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस गैस के चपेट में आ गए थे। भोपाल गैस कांड की इस दर्दनाक घटना ने 17 से 18 साल के राजीव दीक्षित पर एक गहरा प्रभाव डाला। यहीं से शुरू हुआ राजीव दीक्षित का क्रांति का सफर। उनका कहना था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई हादसा नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया हम भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट था, कि अगर MIC लीक होता है तो इस गैस का इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे कितने लोगों को मारा जा सकता है। अमेरिका अपने देश में इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। उनका मानना है कि अमेरिका में इंसानों की जान की कीमत होती है, इसलिए अमेरिका भारत जैसे गरीब देशों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका के फौजों ने और यूरोपियन फौजों ने इराक के ऊपर केमिकल बम गिराया था, पर इस दावे में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। इस भोपाल गैस कांड को लेकर इन्होंने काफी आवाजें उठाई, यहाँ तक कि 2014 में यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन की नेचुरल कॉजेस के कारण मौत भी हो गया, पर कोर्ट में केस आज भी चल रहा है। भोपाल के लोगों को आज तक सही इंसाफ नहीं मिला। राजीव दीक्षित जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, तब एक बार प्रोफेसर धर्मपाल जी का व्याख्यान उनके कॉलेज में हुआ। वहाँ उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया, पर राजीव दीक्षित उनकी इन बातों से सहमत नहीं थे। इस पर धर्मपाल जी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ इंग्लैंड, वहाँ की लाइब्रेरी में भारत का असली इतिहास रखा हुआ है। फिर जब उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला, तब वहाँ उन्होंने उन सभी चीजों को स्टडी किया, और धर्मपाल जी और उनकी पत्नी की मदद से उन्होंने वहाँ मिले सभी डिटेल्स को छुपकर फोटोकॉपी करवाया। बताया जाता है कि यहीं से इनको भारत के असली इतिहास के बारे में पता चला, जिसके बाद से वो लेक्चर देने लगे, जगह जगह जाकर लोगों को अपने व्याख्यानों के जरिए जागरूक करने लगे। राजीव दीक्षित ने अपने जीवन काल में 13,000 से भी ज्यादा व्याख्यान दिए थे। वो अपने हर व्याख्यान में एक ऐसे पर्चे बंटवाया करते थे जिसमें लिखा हुआ करता था कि ये भारतीय कंपनी है और ये विदेशी कंपनियां हैं। स्वदेशी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। एक बार क्या हुआ कि कनाडा में अपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ भाषण दे रहे थे, तभी उन्हें किसी ने कहा कि आप इंग्लिश में क्यों भाषण दे रहे हैं, आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें बोलिए, हमारे पास ट्रांसलेटर की व्यवस्था है। यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी भाषा में अपनी बातों को रख रहे हैं। ये देखकर राजीव दीक्षित को बहुत अजीब लगा। बाद में उन्होंने वहाँ मौजूद कुछ लोगों से पूछा कि आप लोगों ने अपना एजुकेशन किस लैंग्वेज में पूरी की है। वहाँ सभी लोग अलग अलग कंट्री से आए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारी मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज, उसी में पढ़ाई होती है। ये सब देखकर राजीव दीक्षित ने कहा कि ये दुनिया के सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं में शिक्षा दिया जा रहा है, फिर इंडिया में इंग्लिश को ही क्यों इतना महत्व दिया जाता है। और सच में ये बात सही है कि अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया कि हम कभी कुछ सीख ही ना पाए। एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी इन्होंने खूब आवाजें उठाई। इसी तरह इनका अलग अलग मुद्दों पर व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा, पर 20 से 25 सालों तक इतनी मेहनत करने के बाद भी वो भारत को असली आजादी नहीं दिला पा रहे थे। उनका यहाँ मानना था कि 1947 में भारत आजाद हुआ ही नहीं, बस पावर्स ट्रांसफर किए गए थे। सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में। सभी कानून व्यवस्था वैसे ही चल रहा है जैसे गुलामी के शासन काल में था। इस वक्त तक बाबा रामदेव अपने योग और आयुर्वेद के जरिए बहुत फेमस हो चुके थे। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सपोर्ट था। उन्होंने राजीव दीक्षित को समझाया कि आस्था चैनल पर अपने क्रांतिकारी भाषणों को टेलीकास्ट करवाना चाहिए, इससे आप अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आस्था उस टाइम बहुत फेमस चैनल था, शायद आज भी है अपनी कैटेगरी में। इसके बाद से बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित मिलकर काम करने लगे। 5 जनवरी 2009 को राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने मिलकर एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसका नाम था भारत स्वाभिमान। राजीव दीक्षित पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में ही रहने लगे थे, और बहुत जल्द वो आस्था चैनल के जरिए एक जाने माने वक्ता बन चुके थे। यहाँ तक कहा जाता है कि राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी बाबा रामदेव से भी कई गुना ज्यादा हो गया था, जिसकी कल्पना बाबा रामदेव ने कभी नहीं किया होगा। इसीलिए जलन के मारे बाबा रामदेव ने ही राजीव दीक्षित को मरवाकर अपने रास्ते से हटा दिया। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहाँ वो अलग
अलग जगहों पर जाकर 26 से 29 नवंबर तक अपने व्याख्यान दिए। 29 नवंबर को ही सुबह 10 बजे से 1 बजे तक उनका व्याख्यान हुआ। फिर बेमेतरा से भिलाई के लिए कार से रवाना हुए। इनके साथ भारत स्वाभिमान के पदाधिकारी दया सागर भी मौजूद थे। रास्ते में अचानक से राजीव दीक्षित को पसीने आने लगे और बेचैनी होने लगी। दया सागर को लगा कि राजीव दीक्षित की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस पर राजीव दीक्षित बताते हैं कि कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी तो दया सागर ने दुर्ग में ही अपने पते पर ले गए। वहाँ राजीव दीक्षित वॉशरूम जाते हैं और बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकलते हैं तो दया सागर उनको आवाज देते हैं, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब दया सागर को टेंशन होने लगा कि क्या हो गया, अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। फिर जब वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा जाता है तो सब देखते हैं कि राजीव दीक्षित जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हुआ पड़ा है। तुरंत उन्हें वहाँ से उठाकर बिस्तर पर लेटाया गया और पानी के छींटे मारे गए। फिर जाकर उन्हें होश आता है। वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा सब हो गया था, आप बेहोश हो गए थे, चलिए आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पर राजीव दीक्षित ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एलोपैथी से इलाज नहीं करवाऊंगा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। फिर बाबा रामदेव ने फोन पर इनको काफी समझाया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। दुर्ग के पास में भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। पर यहाँ हार्ट डिसीज से संबंधित बेहतर इलाज की फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण इनको भिलाई के ही अपोलो BSR हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू होने के कुछ समय के बाद वो बेहतर भी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी। पर रात में 1 से 2 बजे के बीच हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटना में एक कितना अजीब सा संयोग बना कि जिस दिन उनका जन्मदिन था उसी दिन उनका मौत भी हो गया। अब भिलाई से राजीव दीक्षित की डेड बॉडी को एक चार्टर्ड विमान से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार लाया जाता है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। पर यहाँ से अब एक नई बात सामने निकल कर आती है कि राजीव दीक्षित की मौत नेचुरल नहीं, एक मर्डर है। इनके समर्थकों ने जब इनकी डेड बॉडी को देखा तो सभी को शक हुआ कि ये किसी हार्ट अटैक से मरे हुए इंसान की बॉडी नहीं है, क्योंकि राजीव दीक्षित का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। और ऐसा तभी होता है जब किसी को जहर देकर मारा जाए। वहाँ मौजूद इनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी आवाजें उठाई, पर उनकी बातों को अनसुना करके डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर यहाँ एक सवाल और आता है कि बाबा रामदेव तो खुद ही योग और आयुर्वेद के ज्ञाता है, फिर भी राजीव दीक्षित का नीला शरीर देखकर उनको कोई शक क्यों नहीं होता है। राजीव दीक्षित की तो ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनियों और सरकार में बैठे लोगों से दुश्मनी थी, कोई भी उनका एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मर्डर कर सकता है। बाबा रामदेव को तो खुद ही सामने आकर पोस्टमार्टम की मांग करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अब जो कि पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं, तो हम किसी के भी ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। पर सवाल बहुत सारे हैं जो बाबा रामदेव और पतंजलि के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जिसमें पहले तो राजीव दीक्षित के शव को उनके गांव अलीगढ़ ले जाने के बजाय हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में लाया गया, और जब पोस्टमार्टम की बात कही गई तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इनके नीले शरीर को देखकर ऐसा भी कहा जा रहा था कि हो सकता है इनको कोई स्लो पॉइजन दे रहा था। ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि राजीव दीक्षित ने एडमिट किया था कि वो 20 साल से बीमार नहीं पड़े थे, ना डॉक्टर के पास गए, ना किसी तरह का कोई दवाई खाया। इतने स्वस्थ इंसान अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है, जो कि एक शक करने का एक और कारण था। हालांकि जरूरी नहीं है कि किसी स्वस्थ इंसान को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, मुझे, आपको, आपके पड़ोसी को, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। सवाल ये भी है कि अक्सर राजीव दीक्षित अपने व्याख्यानों में अपने रिसर्च और इम्पोर्टेंट दस्तावेजों की बातें करते थे, तो अब वो कहाँ और किसके पास है। और भी इसी तरह के बहुत सारे सवाल है जिनका एक ही जवाब है कि कोई जवाब नहीं है। हर सवाल का जवाब घूम फिर कर एक ही जगह पर आता है कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं, जिसके कारण किसी के भी ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या सरकार में बैठा कोई मंत्री, कोई अधिकारी या कोई भी बाहरी लोग, क्योंकि हमारे पास किसी के भी खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। यहाँ तक हमें ये भी पता नहीं कि नेचुरल डेथ था या मर्डर। इसी से जुड़ा साल 2017 में एक बुक पब्लिश होता है जिसका नाम था गॉडमैन टू टाइकून। इस किताब में राजीव दीक्षित के मौत से जुड़े कई सवाल उठाए जाते हैं, जो कि शायद बाबा रामदेव के इमेज को खराब करता है। इसीलिए बाबा रामदेव इस किताब को लेकर पहुंच गए कोर्ट, जिसके बाद बाबा रामदेव के सभी दलीलों को स्वीकारते हुए कोर्ट ने इस किताब पर बैन लगा दिया। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होता है। साल 2019 में ये केस PMO द्वारा रीओपन किया जाता है और दुर्ग पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि इस केस को एक नए सिरे से फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। पर यह मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है कि राजीव दीक्षित की मौत हुआ कैसे। खैर, ये काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा था और आज भी है। इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं।